नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 13वां सेट। टोटल 25 सेट कराया जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपके पास पहुंच जाएगा। जो मैंने अभी तक 12 क्लास कराए हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर के पिछली क्लासेस को आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप एग्जाम तक बने रहिएगा और भी 12 सेट का वीडियो मैं डेली अपलोड करूंगा। अगर कोई पर्व त्यौहार आता है तो वहाँ पे शायद वीडियो डिले हो सकती है, अदरवाइज कभी भी डिले नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, उसको मैं डिटेल में भी बताता हूँ। ठीक है, उसको मैं डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको उससे रिलेटेड पॉइंट क्लियर हो जाए। तो बढ़ते हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय आर्थिक समीक्षा डैश प्रकाशित करता है। भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो यह वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक वार्षिक दस्तावेज है। क्या है? वार्षिक दस्तावेज है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। यह वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। यह देश के वार्षिक आर्थिक विकास पर मंत्रालय का दृष्टिकोण है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? किस आर्थिक प्रणाली में सरकार डिसीजन लेती है कि जो समाज की जो आवश्यकता है ना, उसमें विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में डिसीजन कौन लेता है? तो इसका हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? समाजवादी। क्या हो जाएगा? समाजवादी। समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था के समान समादेश अर्थव्यवस्था का एक आर्थिक प्रणाली है, जिसमें सरकार यह निर्णय करती है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा, उत्पादन कैसे किया जाएगा, उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किसके लिए किया जाएगा, और उत्पादन या प्रमुख कारकों को स्वामित्व और नियंत्रण किसके पास होगा। ठीक है, सभी 4 मूलभूत आर्थिक प्रश्न के उत्तर का निर्धारण केंद्रीयकृत सरकारी योजना के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवादी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? दोस्तों, अगर आप मेरा पंचवर्षीय योजना वाला वीडियो नहीं देखे हैं, आप उसे जाके जरूर देख लीजिएगा। उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपका आने वाला डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के क्वेश्चन को देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकास के प्रयास का मूल बताया था? तो ये कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, कौन सी परियोजना? 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1992 से 1997। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना को सभी विकासात्मक प्रयासों के केंद्र के रूप में मानव विकास के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिन क्षेत्रों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल तथा आवास सहित मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित क्षेत्र और कमजोर वर्गों के लिए चलाए गए कल्याणकारी कार्यक्रम शामिल थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून डैश कहते हैं। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? तो ये मार्शल लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्शल लॉ कहा जाता है। मार्शल लॉ को देखते हैं। मार्शल लॉ शासन की एक प्रणाली से संबंधित है। यह प्रणाली तब लागू होती है जब सामान्य प्रशासन तथा न्यायपालिका की बागडोर सैन्य अधिकारी को सौंप दी जाती है। सामान्यतः मार्शल लॉ तब लागू किया जाता है जब एक अधिकृत क्षेत्र में सैन्य विद्रोह या युद्ध या गृह युद्ध एवं आंतरिक गड़बड़ी के कारण प्रशासन कार्य करने में असमर्थ होता है या स्वयं को कमजोर महसूस करता है। ठीक है, मार्शल लॉ का मुख्य उद्देश्य आपातकाल से के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने से होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है के रूप में संबोधित किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो कि राष्ट्र का नाम मात्र है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री को सबसे महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में संबोधित किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो कि राष्ट्र का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है की तुलना में प्रधानमंत्री राष्ट्र का वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है और राष्ट्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं?
तो इस किस प्रकार के, युक्तिपूर्वक, ठीक है, क्या हो जाएगा, युक्तिपरक, युक्तिपरक, लाभ और हानि की सावधानीपूर्वक गणना या विवेक पर आधारित निर्णय लेने की युक्तिपरक अर्थात विवेकपूर्ण निर्णय कहलाती है। विवेकपूर्ण निर्णयों की तुलना में प्रायः नैतिक सोच विचार के आधार पर लिए गए निर्णयों से की जाती है। विवेकपूर्ण कारणों के दबाव से सत्ता में भागीदारी के बेहतर परिणाम मिलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात संबंध डैश से लिए गए हैं। आपात संबंध कहाँ से लिया गया है? ठीक है, भारतीय संविधान में, इसको देखते हैं। तो भारतीय संविधान में शामिल आपातकालीन उपबंधों का मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 और जर्मनी के वीमर संविधान आपात के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से लिया गया है। संविधान की कुछ अन्य विशेषताएं जिन्हें भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है, निम्नलिखित है। क्या क्या लिया गया है? तो संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायालय और लोक सेवा आयोग लिया गया है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा से आपात का संबंध लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? किसको विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको देखते हैं। संवैधानिक उपबंध जिन्हें विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है में शामिल है। क्या क्या शामिल है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और कुछ अन्य उपबंध। विशेष बहुमत प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के बहुमत जो कि 50% से अधिक है और प्रत्येक सदन का प्रतिनिधित्व करने वाले और मत प्रणाली में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संबंधित है। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? इसको 6 महीना और कोई अधिकतम अवधि नहीं, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। इसको डिटेल में देखते हैं। 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाने के बाद वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक लागू किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? अनिश्चित काल तक लागू किया जा सकता है, ये नहीं कि 6 महीने तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि कोई भी सीमा नहीं है कब तक लागू रहेगी। तो हमारा वित्तीय आपातकाल कब तक हो सकता है? कोई अधिकतम अवधि नहीं होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाबर ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया था? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, 1526 में। कब किया था? 1526 में। राजपूताना के अपने शत्रुओं से युद्ध करने और उत्तर भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को 1524 में लोधी वंश के विद्रोही नेता दौलत खान लोधी द्वारा आमंत्रित किया गया था। किसके द्वारा आमंत्रित किया गया था भारत में? तो विद्रोही नेता दौलत खान लोधी द्वारा। ठीक है, दौलत खान लोधी द्वारा बाबर ने 1526 में भारत पर आक्रमण किया और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी से युद्ध किया। युद्ध में जीत के परिणाम स्वरूप बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1526 में बाबर ने भारत में युद्ध आक्रमण किया। ठीक है, किसके कहने पे? तो दौलत खान लोधी के कहने पे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा धातु हड़प्पन सभ्यता से नहीं पाई जाती है? कौन सा धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती है? तो देखते हैं। लोहा। लोहा क्या है? नहीं पाया जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोहे की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि सिंधु घाटी के लोग तांबा और कांसा से परिचित थे। अनुसंधानकर्ताओं ने शोध में पाया कि बर्तन, खिलौने और सिक्के इन धातुओं के बने हुए हैं। वे लोग सोना और चांदी से भी परिचित थे। लोहे की खोज वैदिक काल के बाद की बताई गई है। लोहे की खोज वैदिक काल में बाद में बताई गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। लाल किले का निर्माण 5वें मुगल सम्राट शाहजहां 1639 से 1648 में अपने महल की किलेबंदी राजधानी के रूप में कराया गया था। ठीक है, किसके? अपने महल के किलेबंदी के रूप में करवाया था। आगे देखते हैं। किसके शासनकाल में वेन त्संग भारत आया था? किसके शासनकाल में वेन त्संग भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। किसके समय काल में? हर्षवर्धन के समय काल में। चीनी यात्री हेनसांग ने हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। उसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना और बौद्ध स्थलों की यात्रा करना था। हेनसांग लगभग 15 वर्ष तक 1630 से 1645 तक भारत में रहा था। भारत में उसके अनुभवों को सी यू की किसके?
ह्वेनसांग के जो अनुभव थे उसको सी यू की नामक पुस्तक में दर्ज किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दी गई घटनाओं को उनके कालमानों के अनुसार लगाएं। देखते कौन कौन सा। सिपाही विद्रोह, वास्को डी गामा भारत पहुंचा, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत। तो सिपाही विद्रोह कब किया गया था? सिपाही विद्रोह 1857 में किया गया था। कब किया गया था? 1857 में किया गया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। वास्को डी गामा 1498 में आया था। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत कब की गई थी? तो 1526 में बाबर भारत में आया था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2, 3, 8 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण है। ठीक है, सूर्य से इसकी दूरी 4495 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, यह व्यास की दृष्टि से सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे भारी और सबसे घना ग्रह है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? वरुण आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महासागर में नितल, जीवजात, बेंथोस कहाँ पाए जाते हैं? महासागर में नितल, जीवजात, बेंथोस कहाँ पाए जाते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका? तो महासागर के तल पर। क्या हो जाएगा? महासागर के तल पे। ठीक है, बेंथोस शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द बेंथिस से हुई थी। ठीक है, किससे हुई थी? बेंथिस से हुई थी, जिसका अर्थ है गहरा। बेंथोस सामूहिक रूप से सभी जलीय जीवों से संबंधित है जो महासागर में तल के निकट या तल पर रहते हैं। यह समुदाय समुद्री अवसादी परिवेश, तटाग्र के साथ ज्वारीय तालाब, महाद्वीपीय शेल्फ के बाहर और बिलीय गहराई में रहती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ग्रेट बैरियर रिफ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट बैरियर रिफ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। इसी तरह के मैं आगे और भी क्लासेस लेकर के आने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शरावती। क्या हो जाएगा? शरावती। मेघालय में 335 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाले नोहकलिकई प्राप्त के बाद 253 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का दूसरा सबसे ऊंचा गिरता जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी किसके बराबर होती है? 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी 30 डिग्री के बराबर होती है। ठीक है, कितने के बराबर होती है? 30 डिग्री के बराबर होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? तो खाद्यघानी में। कहाँ पचाता है? खाद्यघानी में पचाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? तो मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। पुरुष में शुक्राणु होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग पादप कोशिका में स्थित होता है? कौन सी कोशिकांग पादप कोशिका में स्थित होता है? तो क्या होता है? प्लास्टिड। क्या होता है? ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? अस्थियों यानी बोन से मांसपेशी यानी मसल्स, तो BMT। याद रखने का तरीका क्या है? BMT। तो टेंडन को हम लोग हिंदी में कंडरा बोलते हैं। टेंडन को हिंदी में कंडरा बोलते हैं। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। किसका? तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। आगे तरफ बढ़ते हैं। कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति की आवश्यकता में परिवर्तन होती है? कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घर्षण बल के कारण। क्या हो जाएगा? घर्षण बल के कारण। वस्तुओं की गति की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी बल घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल सदैव सभी गतिमान वस्तु पर कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, दोनों कोण समान होते हैं। तो इसको पहले समझते हैं क्या होता है। परावर्तन का नियम बताता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। कौन सा नियम या सिद्धांत बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह
ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तल के बराबर होता है। तो यह कौन सा हो जाएगा? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज का सिद्धांत। कौन सा बताता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टार्टरिक अम्ल डैश में नहीं पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में नहीं पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पालक में। पालक में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, मतलब खट्टा आइटम में पाया जाता है, और कच्चा आम में जो खट्टा लगे स्वाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर इसका नाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे क्या? बाएं से दाएं जाने पर की संख्या समान होती है। किसकी संख्या समान होती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोषों की संख्या समाप्त होती है। ठीक है, कोषों की संख्या मतलब उसमें कितना सेल है ये समान रहता है, उसमें चेंज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? इनमें से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो मूंगफली क्या है? ये रबी फसल नहीं है। मूंगफली रबी फसल नहीं है। रबी फसल में जौ, गेहूं और सरसों है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की। किसी रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? HIV। HIV के लिए टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा TH मैमन। किसने किया था? TH मैमन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? तो जेवियर मोरो। किसके द्वारा लिखी गई है? जेवियर मोरो। जेवियर मोरो। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वह कहाँ स्थित है? तो यह श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पे? श्रीनगर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कलमकारी चित्रकला के लिए कौन से शहर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पालकोंडा की पहाड़ियाँ। क्या हो जाएगा? पालकोंडा की पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? तो सवाई राजा जय सिंह। किसको दी गई थी? सवाई राजा जय सिंह को सौंपी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छतों पर वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जो छत पे जो वर्षा होती है ना, तो जब वर्षा को जो रोक घेरने मतलब किसी चीज में जमा करने को, इनमें से सबसे पहला और एकमात्र राज्य कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो के लिंक की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आगे आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।